क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग या कंपनियां लाखों दिलों को छू जाती हैं, जबकि बाकी सिर्फ भीड़ में खो जाती हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि महान लीडर्स और सफल कंपनियां हमेशा वाई यानी अपने मकसद से शुरुआत करती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष फैक्ट वाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइमन सिनेक की मशहूर किताब स्टार्ट विद वाई की, जो हमें सिखाती है कि असली सफलता प्रोडक्ट या स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि उस मकसद में छिपी है जिसके लिए आप और हम काम करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन या बिजनेस में दूसरों को सिर्फ आकर्षित नहीं बल्कि इंस्पायर करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अध्याय द गोल्डन सर्कल फ्रेमवर्क। गोल्डन सर्कल फ्रेमवर्क को समझना आसान है, लेकिन इसकी गहराई बहुत बड़ी है। साइमन सिनेक ने इस विचार को पेश किया और बताया है कि किसी भी इंसान या संगठन के काम करने और बात करने का तरीका अक्सर 3 स्तरों पर आधारित होता है: क्या, कैसे और क्यों। इन तीनों को एक गोल घेरे के रूप में समझा जाता है। सबसे बाहर वाला हिस्सा है क्या। यह सबसे सीधा और सरल स्तर है। दुनिया का हर संगठन जानता है कि वह क्या करता है, जैसे उसके प्रोडक्ट, सेवाएं या काम करने के क्षेत्र। उदाहरण के लिए एक मोबाइल कंपनी कह सकती है कि हम मोबाइल फ़ोन बनाते हैं। यह क्या है जो हर कोई आसानी से बता सकता है। अगला स्तर है कैसे। यह थोड़ा गहराई वाला हिस्सा है। कुछ कंपनियां यह बता पाती है कि वे अपना काम कैसे करती हैं। इसका मतलब उनकी विशेष प्रक्रिया है, उनकी अलग पहचान, उनकी क्वालिटी या उनकी विशेषता होती है। जैसे वही कंपनी कह सकती है हमारे मोबाइल इस तरह बनाए जाते हैं कि वे हल्के हों, सुंदर दिखें और उपयोग करने में आसान हो। लेकिन असली और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्यों। यही वह सवाल है जो बहुत कम लोग और कंपनियां साफ साफ बता पाती हैं। क्यों का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसा तो नतीजा है। असली क्यों वह कारण है, उद्देश्य या विश्वास है जिसके कारण कोई संगठन या इंसान मौजूद है। वही मोबाइल कंपनी अगर कहे हम मानते हैं कि हर इंसान को आसानी से टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिलनी चाहिए ताकि वह अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सके, तो यह उनका क्यों है। यह विचार सिर्फ किताबों या सिद्धांतों की बात नहीं है, बल्कि हकीकत में भी काम करती है। असली नेता और बड़ी कंपनियां अपने काम की शुरुआत क्यों से करती हैं। वे पहले अपने उद्देश्य और विश्वास की बात करते हैं, फिर बताते हैं कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे क्या तरीके अपनाते हैं, और आखिर में बताते हैं कि वे असल में क्या बना या बेच रहे हैं। इसे अंदर से बाहर जाने वाला तरीका कहा जाता है। यह तरीका असरदार इसलिए है क्योंकि इंसान का दिमाग भी इसी तरह काम करता है। हमारा लिम्बिक ब्रेन, जहाँ भावनाएं और विश्वास पैदा होते हैं, सीधे क्यों से जुड़ता है। यह हिस्सा भाषा से नहीं बल्कि भावनाओं से काम करता है, जबकि हमारा नियो कॉर्टेक्स, जहाँ तर्क और भाषा रहती है, क्या को समझता है। यही वजह है कि हम कई बार किसी चीज़ के बारे में दिल से फैसला कर लेते हैं और बाद में दिमाग से उसका कारण ढूंढते हैं। ज़्यादातर कंपनियां गलती से बाहर से अंदर की ओर बात करते हैं। वे पहले बताती हैं कि वे क्या बनाती हैं, फिर यह बताती हैं कि कैसे बनाती हैं, लेकिन क्यों अक्सर गायब होता है या सिर्फ दिखावे के लिए स्लोगन में डाल दिया जाता है। इसके उलट एप्पल जैसी कंपनी ने इसका उल्टा तरीका अपनाया। वह पहले अपना विश्वास बताती है, हम मानते हैं कि अलग तरह से सोचना और यथास्थिति को चुनौती देना ज़रूरी है। फिर बताती है कैसे, हम यह काम ऐसे करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट सुंदर, आसान और यूज़र फ्रेंडली हो। और आखिर में कहती हैं वैसे हम कंप्यूटर भी बनाते हैं। इस क्रम में जब तक ग्राहक को क्या सुनाया जाता है, तब तक उनका दिमाग और दिल पहले से ही जुड़ चुका होता है। असल में गोल्डन सर्कल फ्रेमवर्क यह सिखाता है कि असली फ़र्क आपके प्रोडक्ट या सेवा में नहीं है, बल्कि आपके विश्वास और उद्देश्य में है। जब आप पहले अपने विश्वास और क्यों की बात करते हैं, तो लोग सिर्फ आपका सम्मान खरीदने नहीं आते, बल्कि आपके मकसद से जुड़ते हैं। यही कारण है कि कुछ कंपनियां सिर्फ व्यापार नहीं करती, बल्कि अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। अध्याय 2, वाई ग्रेट लीडर्स इंस्पायर एक्शन। महान नेता लोगों को सिर्फ आदेश देकर या ऊंचे पद पर बैठकर प्रेरित नहीं करते। उनका असर कहीं गहरा होता है। वे अपने करिश्मे से थोड़ी देर के लिए ध्यान तो खींच सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक
लोगों को अपने साथ जोड़कर रखना केवल एक चीज से संभव होता है, एक साफ और मजबूत उद्देश्य। जब कोई नेता यह बताता है कि वह क्यों कुछ कर रहा है, तब वह लोगों को सिर्फ खरीदने या मनाने का कारण नहीं देता, बल्कि उन्हें विश्वास करने का आधार देता है। यही विश्वास लोगों को जोड़ता है, वफादार बनाता है और उन्हें कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है। इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर शायद सबसे बेहतर ढंग से इस बात को समझते हैं। जब वे वाशिंगटन में लाखों लोगों के सामने खड़े थे, तो उन्होंने कोई सरकारी दस्तावेज या कानून बदलने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट योजना नहीं पेश की। उन्होंने यह नहीं कहा कि पहले यह बदलाव होगा, फिर वह सुधार होगा। इसके बजाय उन्होंने अपने सपने की बात की। उनका मशहूर वाक्य था, मेरा एक सपना है। उनका पूरा भाषण कागज पर लिखे बदलाव की सूची नहीं था, बल्कि उस विश्वास और दृष्टि का चित्रण था जिसे वे सच मानते थे। और क्योंकि लोग उसी विश्वास को अपने दिल में महसूस करते थे, वे उनके साथ जुड़ गए। इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि उन्हें जुड़ना पड़ा, बल्कि इसलिए जुड़े क्योंकि वे जुड़ना चाहते थे। यही कारण था कि उनकी ताकत उनके पद से नहीं, बल्कि उनके उद्देश्य की स्पष्टता से आई। ठीक यही सिद्धांत व्यापार और कंपनियों पर भी लागू होता है। आज अगर हम एप्पल जैसी कंपनी को देखें, तो यह साफ दिखता है कि उसकी सफलता सिर्फ तकनीकी उत्पादों की वजह से नहीं है। एप्पल कंप्यूटर या मोबाइल बेचने से पहले अपने विश्वास और मकसद को सामने रखता है। उसका मकसद है यथास्थिति को चुनौती देना और टेक्नोलॉजी को ऐसा बनाना जो न सिर्फ सुंदर और सरल हो, बल्कि इंसान को और सक्षम भी बनाए। जब एप्पल नया उत्पाद लॉन्च करता है, तो लोग केवल इसलिए कतार में नहीं खड़े होते कि मोबाइल का कैमरा कितने मेगापिक्सल का है या बैटरी कितने घंटे चलती है। वे इसलिए लाइन लगाते हैं कि क्योंकि उन्हें लगता है कि यह प्रोडक्ट उनकी सोच और उनकी पहचान का हिस्सा है। वे मानते हैं कि मैं अलग तरह से सोचता हूँ और एप्पल का प्रोडक्ट लेना उस विश्वास को जीने का एक तरीका है। यही भावनात्मक रिश्ता ग्राहकों को केवल एक बार का खरीदार नहीं रहने देता, यह उन्हें लंबे समय के समर्थक और वकील बना देता है। जो लोग किसी कंपनी या नेता के पीछे के उद्देश्य को अपनाते हैं, वे उस कारण को अपना बना लेते हैं। यही वजह है कि ऐसे रिश्ते कभी सिर्फ लेन देन वाले नहीं रहते, वे गहरे हो जाते हैं, लगभग आदिवासी जैसे, जहां लोग खुद को उस समुदाय का हिस्सा मानते हैं। यह रिश्ता केवल ग्राहकों तक सीमित नहीं रहता, यह कर्मचारियों तक भी पहुंचता है। जब कर्मचारी समझते हैं कि वे सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी बड़े मकसद का हिस्सा हैं, तो उनका काम करने का रवैया पूरी तरह बदल जाता है। वे आदेश से नहीं चलते, बल्कि विश्वास से योगदान देते हैं। महान नेता कभी भी लोगों को जबरदस्ती धक्का देकर काम नहीं करवाते। उन्हें लोगों को बार बार मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे बस अपने उद्देश्य को साफ और सच्चे ढंग से सामने रखते हैं। यही अस्पष्टता लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। लोग स्वेच्छा से उनसे जुड़ते हैं, और जब ऐसा होता है तो सिर्फ बाजार नहीं बनता, बल्कि एक आंदोलन खड़ा होता है। इसका सबसे बड़ा सार यही है, लोग यह नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, वे यह खरीदते हैं कि आप क्यों करते हैं। अगर आपका उद्देश्य साफ और भरोसेमंद है, तो वही लोगों को आकर्षित करता है। हर किसी को बेचने की कोशिश करने के बजाय आपको उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो आपके विश्वास को मानते हैं, क्योंकि जब यह जुड़ाव हो जाता है, तो फिर ग्राहक और कंपनी या नेता के बीच का रिश्ता किसी सौदे जैसा नहीं होता, बल्कि एक साझा पहचान जैसा होता है। इसलिए जो नेता क्यों से शुरुआत करते हैं, वे लोगों के दिल को छूते हैं। वे सिर्फ नीतियां या उत्पाद नहीं बेचते, बल्कि विश्वास जगाते हैं। और जब विश्वास जागता है, तो लोग खुद चल कर आते हैं। वे मजबूरी से नहीं, बल्कि चाहत से कदम उठाते हैं। यही चाहत उन्हें साधारण फॉलोअर से बदलकर उत्साही सहभागी बना देती है। ऐसे नेता इतिहास में भी बदलाव लाते हैं, और व्यापार जगत में भी। उनकी पहचान केवल उनके पद या उत्पाद से नहीं होती, बल्कि उनके मकसद से होती है। और यही कारण है कि महान नेता कभी भीड़ का पीछा नहीं करते। वे भीड़ को आकर्षित करते हैं और उनके साथ मिलकर आंदोलन रचते हैं। अध्याय 3, मैनिपुलेशन वर्सेस इंस्पायरेशन। व्यवसाय की दुनिया में लोगों के व्यवहार को बदलने या उन्हें किसी काम के लिए प्रेरित करने के दो मुख्य तरीके होते हैं। एक है हेर फेर करना और दूसरा है प्रेरित करना।
अधिकतर कंपनियां अक्सर जाने अनजाने पहले तरीके का इस्तेमाल करती हैं। वे ग्राहकों को खरीदने के लिए मजबूर करने हेतु तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं, जैसे बार बार छूट देना, सीमित समय का ऑफर, डर पैदा करना या जताना कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो तुम्हें भी करना चाहिए। ये तरीके काम करते हैं, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। इनसे लोग प्रोडक्ट तो खरीद लेते हैं, लेकिन कंपनी या ब्रांड के प्रति भरोसा और वफादारी नहीं बनती। छूट को ही ले लीजिए, जो सबसे आम और आसान चाल है। मान लीजिए एक कंपनी तिमाही के आखिरी दिनों में बिक्री बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट की कीमत घटा देती है। नतीजा यह होता है कि उस महीने की सेल अचानक बढ़ जाती है और सबको लगता है कि कंपनी ने अच्छा काम कर लिया। लेकिन समस्या अगले महीने खड़ी हो जाती है। ग्राहक वापस तभी आते हैं जब उन्हें फिर से वही छूट मिले। मतलब यह है कि वे प्रोडक्ट या ब्रांड से वफादार नहीं होते, बल्कि सिर्फ सस्ते दाम से जुड़ते हैं। इससे कंपनी एक ऐसे चक्र में फंस जाती है जिसमें बार बार छूट देनी पड़ती है। नतीजन लंबे समय पर मुनाफा कम होने लगता है और ब्रांड की असली पहचान खो जाती है। डर पैदा करना भी अक्सर कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। खासकर बीमा कंपनियों के विज्ञापनों को देखिए। वे अक्सर ऐसे संदेश देती हैं, अगर आप कल मर गए तो आपके परिवार का क्या होगा, या आपकी गाड़ी कल दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो क्या होगा। यह तरीका तुरंत असर डाल सकता है, क्योंकि इंसान डर के चलते जल्दी फैसला लेता है। लेकिन समय बीतने के साथ यही डर थकान बन जाता है। लोग ऐसे विज्ञापनों से चिढ़ने लगते हैं, शून्य हो जाते हैं या ब्रांड से दूरी बना लेते हैं। इसका असर यह होता है कि लोग कंपनी को भरोसे या सुरक्षा के प्रतीक की बजाय चिंता और तनाव से जोड़ने लगते हैं। इसी तरह सहकर्मी दबाव और दिखावे पर आधारित मार्केटिंग भी काम करती है। कंपनियां संदेश देती हैं, सब लोग इसे ले रहे हैं, तुम पीछे मत रहो, या अगर तुमने ये नहीं लिया तो तुम अलग दिखोगे। फैशन या मोबाइल जैसी चीज़ों में ये तरीके जल्दी असर डालते हैं, लेकिन इसमें भी समस्या वही है। वफादारी सतही होती है। जैसे ही फैशन बदलता है या नया ट्रेंड आता है, ग्राहक तुरंत दूसरे ब्रांड की ओर चले जाते हैं। इसके उलट जब कंपनियां प्रेरणा के रास्तों पर चलती है तो वे ग्राहक को गहरे स्तर पर जोड़ पाती है। प्रेरणा का मतलब लोगों को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ना, उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश ना करना। जब कोई कंपनी साफ और सच्चे मन से यह बताती है कि उसका असली मकसद क्या है, तब लोग केवल दिमाग से नहीं बल्कि दिल से प्रतिक्रिया देते हैं। वे केवल चीज़ें नहीं खरीदते, बल्कि उस मकसद और विश्वास में हिस्सा लेते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है पेटागोनिया। यह कंपनी शायद ही कभी बड़ी ऑफर या छूट देती है। इसके बजाय यह पर्यावरण की सुरक्षा, टिकाऊ उत्पादन और जिम्मेदार निर्माण पर जोर देती है। उनके संदेश और अभियानों में हमेशा यह झलकता है कि वे धरती की परवाह करते हैं। नतीजा यह है कि जो ग्राहक इन मूल्यों को मानते हैं, वे कंपनी से गहरा रिश्ता महसूस करते हैं। जब वे पेटागोनिया की जैकेट खरीदते हैं तो वे केवल एक कपड़ा नहीं खरीद रहे होते हैं, बल्कि एक सोच का समर्थन कर रहे होते हैं। साउथवेट एयरलाइंस का उदाहरण भी दिलचस्प है, जहां दूसरी एयरलाइंस टिकट की कीमत, मुफ्त सेवाओं या लॉयल्टी पॉइंट्स पर ध्यान देती हैं। वहीं साउथ वेस्ट ने हवाई यात्रा को आसान, किफ़ायती और आनंददायक बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने अपने विज्ञापनों और सेवाओं में हास्य और इंसानियत का इस्तेमाल किया। नतीजा यह हुआ कि जब दूसरे एयरलाइंस ने सस्ती कीमतों भी पेश की, तब भी साउथ वेस्ट के ग्राहकों ने उसे नहीं छोड़ा। लोगों ने उसे केवल सुविधाओं की वजह से नहीं, बल्कि उसके असली मकसद की वजह से चुना। यही फ़र्क है हेर फेर और प्रेरणा में। हेर फेर थोड़ी देर के लिए संख्या बढ़ा सकता है, जैसे बिक्री का ग्राफ ऊपर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही ऑफर या डर खत्म होता है, असर भी गायब हो जाता है। उसके उलट प्रेरणा से जुड़ाव लंबे समय तक रहता है। यह लोगों को कंपनी के समर्थक बना देता है, जो बिना किसी अतिरिक्त प्रोत्साहन के भी जुड़े रहते हैं। आखिरकार वही कंपनियां लंबे समय तक टिकती हैं और बढ़ती हैं, जो अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए सिर्फ प्रोडक्ट या सेवाएं नहीं बेचती, बल्कि उनके जीवन में मायने रखती है। हेर फेर भीड़ खींच सकता है, लेकिन प्रेरणा एक परिवार या समुदाय बनाती है, और यही वह चीज़ है जो किसी ब्रांड को असली ताकत देती है। अध्याय 4, क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। किसी भी संगठन या नेता के लिए सिर्फ एक बड़ा मकसद या उद्देश्य बताना ही काफ़ी नहीं होता।
असली सफलता और लोगों का भरोसा तभी मिलता है जब उस उद्देश्य को सही ढंग से लागू किया जाए और लगातार निभाया भी जाए। इसके लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है: स्पष्टता, अनुशासन और स्थिरता। यही तीनों मिलकर किसी संस्था को मजबूत बनाते हैं और ग्राहकों व कर्मचारियों के दिल में गहरी वफादारी पैदा करते हैं। सबसे पहला और ज़रूरी हिस्सा है अस्पष्टता। जब तक यह साफ नहीं होगा कि संगठन क्यों मौजूद है, तब तक दिशा तय नहीं हो सकती। बहुत बार होता है, नेता तो प्रेरित महसूस करते हैं, लेकिन अगर वे अपने विश्वास को सरल और समझ में आने वाले शब्दों में दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते, तो लोग उनके इरादों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। यही अस्पष्टता वह एंकर है जो कंपनी को भटकने से बचाती है। बिना स्पष्ट उद्देश्य के कोई भी संस्था अलग अलग दिशाओं में खिंच सकती है, कभी इस अवसर की ओर, कभी उस भ्रम की ओर। मान लीजिए किसी कंपनी का मकसद है लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में रचनात्मकता के लिए प्रेरित करना। अगर सच में यही उनका क्यों है, तो उनके हर प्रोडक्ट, हर सेवा और हर अनुभव में यह बात झलकनी चाहिए। ग्राहक को कहीं भी उलझन ना हो कि कंपनी किस चीज़ पर विश्वास करती है। अगर यह साफ नहीं होता, तो नतीजा यह होता है कि टीमें अपने अपने हिसाब से मकसद की अलग अलग व्याख्या करने लगती हैं। कोई एक दिशा में खींचता है, कोई दूसरी दिशा में। ऐसे में कर्मचारी उत्साह खो देते हैं और ग्राहक भरोसा खो देते हैं। विकास का रास्ता भी उद्देश्यपूर्ण ना होकर प्रतिक्रियाशील भी हो जाता है। जब क्यों साफ हो जाता है, तो अगला कदम है अनुशासन। इसका मतलब है यह तय करना कि संगठन कैसे काम करेगा। यह केवल नियम या प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि वे मूल्य और सिद्धांत हैं जो उद्देश्य को असलियत में बदलते हैं। सिर्फ एक दृष्टि होना काफ़ी नहीं है, उसे व्यवहार में लाना ज़रूरी है। अनुशासन यही सुनिश्चित करता है कि संगठन का कामकाज उसके घोषित विश्वास से मेल खाता रहे। स्टारबक्स का उदाहरण देखिए। उनका मकसद है लोगों के लिए घर और दफ्तर के बीच एक तीसरा स्थान बनाना, जहां वे आराम कर सकें और जुड़ाव महसूस करें। इसे सच करने के लिए उन्हें स्टोर डिज़ाइन से लेकर माहौल तक सब कुछ एक समान रखा। बरिस्ताओं को खास ट्रेनिंग दी जाती है कि वे ग्राहकों को पहचानें, उनका स्वागत करें और हर बार गर्मजोशी से पेश आएं। यह सब यूं ही नहीं होता, बल्कि एक अनुशासित प्रयास है, ताकि उनका असली उद्देश्य हर अनुभव में झलके। तीसरा और सबसे बाहर दिखने वाला हिस्सा है स्थिरता। यही वह चीज़ है जिसे दुनिया देखती है, यानी कंपनी के प्रोडक्ट, सेवाएं, संदेश और व्यवहार। अगर यह सब क्यों और कैसे से मेल खाता है, तो भरोसा बनता है। अगर मेल नहीं खाता, तो लोग तुरंत नोटिस कर लेते हैं। सोचिए, अगर कोई ब्रांड दावा करे कि वह पर्यावरण की बहुत परवाह करता है, लेकिन पीछे से सस्ते और गैर जिम्मेदार आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम करें, तो खास उसकी साख तुरंत गिर जाएगी। ग्राहक यह उम्मीद नहीं करते कि ब्रांड परफेक्ट होगा, लेकिन वे उम्मीद ज़रूर करते हैं कि वह सुसंगत और सच्चा रहेगा। स्थिरता का मतलब यह भी है कि संगठन का संदेश और उसका व्यवहार समय के साथ मेल खाते रहें। यही प्रामाणिकता है। लोग किसी कंपनी की बातों पर तभी भरोसा करते हैं जब वे देखते हैं कि वह लंबे समय तक उसी दिशा में काम कर रही है। पेटागोनिया इसका शानदार उदाहरण है। वह सालों से पर्यावरण संरक्षण के लिए बोल्ड स्टैंड लेती आई है। उसने टेक बैक प्रोग्राम चलाए, टिकाऊ सोर्सिंग अपनाई और लगातार प्रकृति की रक्षा के लिए अभियान चलाए। यही स्थिरता उसकी असली पहचान और साख का आधार बनी। यह सब किसी बड़े विज्ञापनों से नहीं, बल्कि लगातार किए गए काम से हासिल हुआ है। इन तीनों को अगर एक साथ देखें, तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। अस्पष्टता संगठन को सही दिशा देती है और सबको एकजुट करती है। अनुशासन उस दिशा को व्यवहार में बदलता है और काम को सही तरीके से आगे ले जाता है। स्थिरता लोगों के मन में भरोसा और प्रामाणिकता पैदा करती है। जब ये तीनों मिल जाते हैं, तो कोई भी उद्देश्य केवल एक किताब में लिखा हुआ विचार नहीं रहता। वह एक जीती जागती प्रणाली बन जाती है, जो बढ़ भी सकती है और फिर भी अपनी आत्मा और पहचान को बनाए रख सकती है। यानी अगर कोई संस्था लंबे समय तक टिकना चाहती है और लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहती है, तो उसे केवल बड़े बड़े नारे नहीं चाहिए। उसे साफ विश्वास, अनुशासित क्रियान्वयन और समय के साथ स्थिरता की ज़रूरत है।
यही तीन चीज़ें मिलकर किसी भी उद्देश्य को हकीकत में बदल देती हैं और संगठन को केवल सफल ही नहीं बल्कि भरोसेमंद और प्रेरणादायक भी बनाती हैं। अध्याय 5, द रोल ऑफ ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। विश्वास और वफादारी किसी भी रिश्ते या संगठन की असली ताकत होती है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे रातों रात पाया जा सके या केवल बड़े विज्ञापनों और चमकदार नारेबाजी से हासिल किया जा सके। विश्वास धीरे धीरे बनता है जब किसी कंपनी या नेता के शब्द और काम एक जैसे लगते हैं और उन मूल्यों को दर्शाते हैं जिन पर वे खड़े हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि सामने वाला वास्तव में वही मानता है जो वे खुद मानते हैं और उसी हिसाब से काम भी करता है, तब विश्वास की नींव जमने लगती है। और जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ से वफादारी अपने आप पनपती है। वफादारी का संबंध कभी सिर्फ सुविधा या दाम से नहीं होता, यह गहरी भावनात्मक जुड़ाव से पैदा होती है। लोग उन कंपनियों और नेताओं के प्रति ज़्यादा वफादार होते हैं जो उनके लिए किसी मायने रखने वाली बात को दर्शाते हैं। यही वजह है कि कई बार ग्राहक एक एयरलाइंस को दूसरी एयरलाइन के बजाय चुन लेते हैं जबकि दोनों का किराया और रूट लगभग एक जैसा होता है। यही भी कारण है कि कर्मचारी कहीं और ज़्यादा तनख्वाह मिलने के बावजूद अपनी पुरानी कंपनी के साथ बने रहते हैं। असल में यह केवल तर्क या हिसाब किताब की बात नहीं है बल्कि विश्वास और भावनाओं की बात है। हार्ले डेविडसन का एक उदाहरण इस बात को और भी स्पष्ट कर देता है कि उनकी मोटरसाइकिलें तकनीकी रूप से प्रतियोगियों से बहुत अलग या बेहतर नहीं होती, लेकिन उनके ग्राहक अक्सर इतना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं कि वे अपने शरीर पर इस ब्रांड का टैटू तक बनवा लेते हैं। सोचिए, एक मशीन बेचने वाली कंपनी अपने ग्राहकों के दिलों में इतनी गहरी जगह बना लेती है कि वह उनकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। इसका कारण सिर्फ हॉर्स पावर या कीमत नहीं है। असल कारण है कि हार्ले स्वतंत्रता, विद्रोह और एक अलग तरह की जीवन शैली का प्रतीक बन चुकी है। जब लोग हार्ले खरीदते हैं तो वे एक बाइक से ज़्यादा एक सोच और पहचान खरीदते हैं। यही भावनात्मक जुड़ाव अच्छे कार्यस्थलों में भी देखने को मिलता है। जब कर्मचारी यह महसूस करते हैं कि उनका काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है बल्कि किसी बड़े मकसद का हिस्सा है, तब उनकी वफादारी मजबूत होती है। कास्टको को ही लीजिए, यह कंपनी न सिर्फ अच्छे वेतन और सुविधाओं के लिए जानी जाती है बल्कि अपने कर्मचारियों के प्रति सम्मान और साझे उद्देश्य वाली संस्कृति के लिए भी पहचानी जाती है। इसका नतीजा यह है कि यहाँ कर्मचारी लंबे समय तक टिके रहते हैं, ज़्यादा जोश से काम करते हैं और ग्राहकों की सेवा भी बेहतर ढंग से करते हैं। यानी यह वफादारी न केवल नैतिक रूप से सही है बल्कि व्यवहारिक रूप से भी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है। विश्वास और वफादारी को समझने से यह भी पता चलता है कि नए विचार और नवाचार समाज में कैसे फैलते हैं। एक नियम है जिसे नवाचार का प्रसार कहा जाता है। इसके अनुसार यह नया विचार सबसे पहले कुछ शुरुआती अपनाने वालों को आकर्षित करता है। ये लोग केवल तथ्यों या फीचर्स के आधार पर निर्णय नहीं लेते, वे विश्वास का जवाब देते हैं। उन्हें लगता है कि वे किसी सार्थक चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं। अगर वे किसी नए उत्पाद या विचार के मकसद पर विश्वास करते हैं तो वे न सिर्फ इसे अपनाते हैं बल्कि दूसरों को भी इसके बारे में बताते हैं। लेकिन इसके बाद जो लोग आते हैं, शुरुआती बहुमत, देर से बहुमत और अंत में पिछड़े, वे तब तक किसी विचार को नहीं अपनाते जब तक कि वह पहले से लोकप्रिय या सिद्ध ना हो जाए। यही वजह है कि शुरुआती दौर में विश्वास और साझा मूल्य बहुत अहम हो जाते हैं। अगर शुरुआत में ही विश्वास ना बना हो तो नए विचार की रफ्तार थम जाती है, लेकिन अगर विश्वास मजबूत हो तो शुरुआती अपनाने वाले खुद उस विचार के प्रचारक बन जाते हैं और बाकी समाज को भी इसके साथ जोड़ देते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि ना तो वफादारी खरीदी जा सकती है और ना ही विश्वास जल्दी जल्दी बनाया जा सकता है। यह दोनों तभी पैदा होता है जब कोई कंपनी, संगठन या व्यक्ति लगातार किसी ठोस मूल्य के लिए खड़ा रहे और केवल कहे नहीं बल्कि अपने कामों से भी दिखाए कि लोगों की परवाह की जाती है। लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि कोई दिखावा कर रहा है या सचमुच उनके लिए कुछ मायने रखता है। जब मूल्य और विश्वास मेल खाते हैं तो लोगों को बार बार समझने की ज़रूरत
नहीं पड़ती, वे खुद उस जुड़ाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। यही कारण है कि कुछ ब्रांड और संगठन दशकों तक टिके रहते हैं, जबकि बाकी धीरे धीरे गुम हो जाते हैं। विश्वास और वफादारी ऐसी पूंजी है जिसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, यह केवल जिया जा सकता है। और जब यह एक बार लोगों के दिलों में जगह बना लें तो फिर यह संबंध सिर्फ लेन देन से कहीं ऊपर चला जाता है। अध्याय 6, हाउ ग्रेट लीडर्स रैली बिलीवर्स। महान नेता भीड़ से शुरुआत नहीं करते। कोई भी आंदोलन हमेशा उन कुछ लोगों से शुरू होता है जो दूसरों से अलग नज़र रखते हैं और किसी नए विचार पर भरोसा करने की हिम्मत दिखाते हैं। यह लोग शुरुआती अपनाने वाले कहलाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके लिए वह विचार या उद्देश्य सिर्फ एक उत्पाद नहीं बल्कि एक मायने रखने वाली चीज़ होती है। नए विचार समाज में कैसे फैलते हैं, इसे समझाने के लिए नवाचार का प्रसार का नियम है। इसके अनुसार सबसे पहले कुछ नवप्रवर्तनक और शुरुआती अपनाने वाले जुड़ते हैं। उसके बाद धीरे धीरे शुरुआती बहुमत, फिर देर से बहुमत और अंत में सबसे पीछे रहने वाले लोग। लेकिन अक्सर कुछ लोग इस प्रक्रिया में सबसे अहम चीज़ विश्वास को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब कोई नया विचार या आंदोलन जन्म लेता है तो सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब शुरुआती अपनाने वाले उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। यह मोड़ अचानक या संयोग से नहीं आता। यह इस वजह से आता है कि नेता या संगठन अपने मकसद और विश्वास को बहुत स्पष्ट और लगातार तरीके से साझा करते हैं। साइमन सिनेक ने इसे क्यों से शुरुआत करो कहा है। शुरुआती अपनाने वालों को केवल यह नहीं चाहिए कि उत्पाद काम करे या सेवा ठीक हो, उन्हें एक वजह चाहिए जिससे वे महसूस करें कि वे किसी सार्थक चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं। यही कारण है कि वे जोखिम लेते हैं और दूसरों से पहले कदम बढ़ाते हैं। अगर इन्हें एक अलाव की तरह समझा जाए तो शुरुआती अपनाने वाले वह लकड़ी हैं जो पहली चिंगारी पकड़ते हैं और लौ को जलाते हैं। वे अपने दम पर आग को लंबे समय तक जिंदा नहीं रख सकते, लेकिन शुरुआत के लिए वे ज़रूरी हैं। अगर नेता केवल फीचर्स, दाम या सुविधा पर ध्यान देंगे तो शायद व्यवहारिक बहुमत को आकर्षित कर लेंगे, लेकिन वे उस शुरुआती चिंगारी को खो देंगे जो आंदोलन को असली रफ्तार देती है। शुरुआती अपनाने वालों को जुड़ने से पहले यह महसूस कराना पड़ता है कि यह विचार उनके दिल से मेल खाता है। टेस्ला का शुरुआती दौर इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने केवल इलेक्ट्रिक कारें बेचने की कोशिश नहीं की, उन्होंने यह धारणा बदलने की कोशिश की कि तेज प्रदर्शन और पर्यावरणीय स्थिरता एक साथ नहीं चल सकते। टेस्ला ने उन लोगों से सीधे बात की जो मानते थे कि भविष्य की गाड़ियां स्वच्छ, साहसी और तकनीकी रूप से बेहतरीन हो सकती हैं। इन शुरुआती विश्वासियों ने सिर्फ एक कार नहीं खरीदी, उन्होंने एक पूरी दृष्टि खरीदी। उनका उत्साह इतना गहरा था कि धीरे धीरे यह दूसरों तक फैल गया और समय के साथ इलेक्ट्रिक कारों का विचार मुख्य धारा में आ गया। यही वजह है कि महान नेताओं का असली फोकस सबको मनाने पर नहीं होता। वे अपना समय और ऊर्जा उन लोगों तक पहुंचाने में लगाते हैं जो पहले से ही उनके मकसद को समझते और मानते हैं। वे अपने विश्वासों के बारे में साफ साफ बार बार और आत्मविश्वास से बात करते हैं। वे भीड़ को खुश करने के लिए अपने संदेश को बदलते या कमज़ोर नहीं करते। वे जानते हैं कि अगर शुरू में ही सही लोगों को आकर्षित कर लिया जाए तो वही लोग अपने उत्साह और विश्वास से औरों को भी जोड़ते जाएंगे। महान नेता समझते हैं कि प्रभाव कोई तेजी से फैलने वाली अफवाह नहीं है। असली विश्वास धीरे धीरे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। लोग इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वे खुद मानते हैं कि न कि इसलिए कि उन्हें बार बार मनाया गया हो। इसलिए हर बड़े आंदोलन या बदलाव की जड़ें हमेशा कुछ गिने चुने लोगों में होती है जो सबसे पहले भरोसा करते हैं और जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। टेस्ला की तरह कई और उदाहरण हमें यह बताते हैं कि शुरुआत में सही लोगों से जुड़ना कितना ज़रूरी है, चाहे वह टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, सामाजिक बदलाव का आंदोलन हो या किसी कंपनी का मिशन। हमेशा पहले कुछ ही लोग इसे अपनाते हैं, यही लोग बाद में उस विचार को बाकी दुनिया में ले जाते हैं। इसीलिए नेताओं का सबसे बड़ा काम यह नहीं है कि वे सबको साथ लाएं। उनका सबसे बड़ा काम यह है कि वे अपने मकसद को इतना साफ और प्रामाणिक रूप से पेश करें कि जो लोग पहले से उस पर भरोसा करने को तैयार हैं वे खुद आगे आकर उसके हिस्सेदार बने। यही शुरुआती समूह धीरे धीरे एक चिंगारी से आंदोलन को आग बना देता है।
आखिरकार नवाचार का प्रसार केवल मार्केटिंग का कोई नियम नहीं है, यह प्रभाव और नेतृत्व को समझने का एक नक्शा है। महान नेता इस बात को गहराई से जानते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब विश्वास व्यक्ति से व्यक्ति तक पहुंचता है, और यह सफ़र हमेशा एक अस्पष्ट क्यों से शुरू होता है, जो कुछ लोगों के दिलों को इतनी गहराई से छू लेता है कि वे बाकियों को भी अपने साथ खींच लाते हैं। अध्याय 7, स्टार्ट विथ वाई, स्केल विथ हाउ। किसी भी बड़े संगठन या आंदोलन की शुरुआत हमेशा एक साफ और गहरे क्यों से होती है। यही वजह होती है कि लोग किसी विचार पर भरोसा करते हैं और उससे जुड़ते हैं, लेकिन सिर्फ क्यों जान लेना ही काफ़ी नहीं है। अगर किसी विचार को लंबे समय तक जीवित रखना है और उसे फैलाकर एक बड़े संगठन में बदलना है, तो उसके लिए मजबूत ढांचा, अनुशासन और बार बार दोहराए जा सकने वाले तरीके चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेरणा और विश्वास के साथ साथ संचालन और प्रक्रिया का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। महान नेता अक्सर दूरदर्शी होते हैं। वे चीज़ों को आम लोगों से अलग नज़र से देखते हैं और ऐसी संभावनाएं पहचान लेते हैं जो बाकी लोगों को दिखती भी नहीं। यही दूरदर्शी लोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं, लोगों में भावना और उत्साह जगाते हैं और शुरुआती विश्वासियों को अपने साथ जोड़ते हैं। लेकिन इन सपनों और विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए केवल जोश काफ़ी नहीं होता, उसके लिए नियम, व्यवस्था और एक व्यवस्थित सोच की भी ज़रूरत होती है। यही भूमिका निभाते हैं कैसे वाले लोग, यानी वे लोग जो जानते हैं कि मूल्य, विश्वास और उद्देश्य से जुड़े रहते हुए किस तरह काम को अमल में लाना है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां क्यों वाले और कैसे वाले साथ आए और बड़ी सफलता बनाई। वॉल्ट डिज्नी और उनके भाई रॉय डिज्नी इसकी सबसे बड़ी अच्छी मिसाल है। वॉल्ट डिज्नी एक कलाकार और सपने देखने वाले थे। उनका मकसद था कहानी कहने के जरिए लोगों के जीवन में खुशी लाना। लेकिन अगर सिर्फ वॉल्ट होते तो शायद यह सपना सिर्फ सपना ही रह जाता। रॉय डिज्नी ने वित्तीय प्रबंधन किया, अनुबंधन तय किए और यह सुनिश्चित किया कि कंपनी आर्थिक रूप से स्थिर रह सके। वॉल्ट ने कल्पना दी और रॉय ने उसे ज़मीन पर उतार दिया। दोनों में से कोई भी अकेले सफलता हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जो आज दुनिया भर में खुशी और कल्पना का प्रतीक है। जब क्यों वाले और कैसे वाले लोग एक दूसरे को समझते हैं और मिलकर काम करते हैं तो संगठन न केवल बढ़ते हैं बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े भी रहते हैं। लेकिन अगर यह तालमेल बिगड़ जाए तो संगठन डगमगा जाते हैं। अगर ऑपरेटर यानी कैसे वाले लोग मूल उद्देश्य पर भरोसा नहीं करते तो वे केवल नतीजों और आंकड़ों पर ध्यान देने लगते हैं और संगठन धीरे धीरे अपनी आत्मा खो देता है। दूसरी तरफ अगर दूरदर्शी नेता प्रक्रियाओं और संरचना से नफरत करते हैं और उन्हें अपनाने से बचते हैं तो संगठन आगे बढ़ ही नहीं पाती। दोनों में संतुलन होना जरूरी है। साउथवेस्ट एयरलाइंस की कहानी इसी संतुलन का शानदार उदाहरण है। इसके संस्थापक हार्व क्लेहर एक क्यों वाले नेता थे। उनका सपना था कि हवाई यात्रा केवल अमीरों तक सीमित ना रहे बल्कि आम लोगों के लिए भी आसान, सुलभ और आनंददायक हो। लेकिन यह सपना केवल सोच तक ही रह जाता अगर उनके साथ कोलिन बैरेट जैसी कैसे वाली साझेदारी ना होती। बैरेट ने कंपनी की नीतियों और प्रशिक्षण को इस तरह से गढ़ा कि हर फ्लाइट अटेंडेंट और हर कर्मचारी वही भावना ग्राहकों तक पहुंचा सके। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संस्थापक की सोच केवल भाषणों तक सीमित ना रहे बल्कि कंपनी की रोज़मर्रा की गतिविधियों में साफ दिखे। यही वजह है कि साउथवेस्ट एयरलाइंस ना सिर्फ एक ब्रांड बना बल्कि एक ऐसे उद्योग में जो अक्सर घाटे के लिए बदनाम है, लगातार मुनाफा कमाता रहा। असल चुनौती तब आती है जब कोई संगठन बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आकार बड़ा होता है, प्रक्रियाएं और नियम ज़रूरी हो जाते हैं, लेकिन खतरा यह है कि कहीं यह प्रक्रियाएं मूल उद्देश्य से आगे ना निकल जाए। कई बार कंपनियां दक्षता के पीछे भागते भागते अपने असली मकसद को भूल जाती हैं। तब उनके लिए क्यों केवल एक स्लोगन बनकर रह जाता है और ग्राहकों तथा कर्मचारियों के दिलों से जुड़ाव टूट जाता है। सही संगठनों की खासियत यही होती है कि वे बढ़ते हुए भी इस संतुलन को बनाए रखते हैं।
वे अपने ढांचे और व्यवस्था को इस तरह तैयार करते हैं कि असली मकसद की जड़ें और गहरी होती जाए। अगर इसे समझना हो तो इसे पौधे की तरह सोच सकते हैं। क्यों? बीज है जो पौधे को जन्म देता है, लेकिन अगर उसके साथ सही मिट्टी, पानी और देखभाल ना हो तो पौधा बड़ा नहीं होगा। मिट्टी और पानी वही प्रक्रिया और संरचनाएं हैं जिन्हें कैसे वाले लोग लाते हैं। अगर दोनों चीज़ें साथ मिल जाएं तो पौधा ना केवल बड़ा होगा बल्कि मजबूत भी रहेगा और फल फूल देगा। इसीलिए किसी भी संगठन का असली लक्ष्य केवल बड़ा होना नहीं होना चाहिए। बड़ा होना तो आसान है, लेकिन असली बात यह है कि बढ़ते हुए भी अपने मूल विश्वास और उद्देश्य से जुड़ा रहे। सही संतुलन होने पर संगठन न केवल फैलते हैं बल्कि अपने मकसद को और मजबूत करते हैं। और यही वह बात है जो किसी साधारण कंपनी को महान कंपनी में बदल देती है। अध्याय 8, व्हेन वाई गोज फिजी। जब किसी संगठन का क्यों यानी उसका असली मकसद धुंधला पड़ने लगता है तो उसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता। ऊपर से सब कुछ सामान्य लगता है, बिक्री बढ़ सकती है, मुनाफा भी अच्छा हो सकता है, नई शाखाएं खुल सकती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक धीमी गिरावट शुरू हो जाती है। जो चीज़ कभी लोगों को प्रेरित करती थी वह धीरे धीरे भ्रम में बदल जाती है। फैसले अचानक और प्रतिक्रियाएं आधारित हो जाते हैं। संदेशों में एक जैसी साफ गोई नहीं रहती और सबसे अहम बात वह भरोसा जिसे बनाने वालों में सालों के लगते हैं धीरे धीरे टूटने लगता है। वॉलमार्ट की कहानी इस स्थिति को अच्छे से समझाती है। जब इसके संस्थापक सैम वाल्टन जीवित थे तो कंपनी का मकसद बहुत साफ था, आम लोगों को पैसे बचाने में मदद करना ताकि वे बेहतर जीवन जी सके। यही सोच कंपनी के हर पहलू में दिखती थी, चाहे वह दुकान का आउटलेट हो, कर्मचारियों को भर्ती करने का तरीका हो या ग्राहकों से व्यवहार करने का ढंग। सैम वाल्टन खुद बहुत सादगी से रहते थे, ग्राहकों और कर्मचारियों से सीधे जुड़ते थे और मानते थे कि हर व्यक्ति को वाजिब दाम पर अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए। इसी वजह से लोग वॉलमार्ट पर भरोसा करते थे और कर्मचारियों में भी गर्व की भावना थी। लेकिन सैम वाल्टन के निधन के बाद धीरे धीरे कंपनी का फोकस बदलने लगा। उद्देश्य लोगों की सेवा करना से हटकर प्रतियोगियों को हराना हो गया। लागत कम करने की होड़ में कर्मचारियों की संतुष्टि को नज़रअंदाज किया जाने लगा। मजदूरों के साथ गलत बर्ताव और अनैतिक प्रथाओं की खबरें बाहर आने लगी। पहले जो नारा था लाइफ बेटर यानी बेहतर जीवन जीने का वादा, वह सिर्फ कागज़ पर रह गया। असलियत में प्राथमिकता सिर्फ मुनाफा और बाजार पर कब्जा करने की हो गई। ऊपर से देखने पर कंपनी अभी भी सफल थी, उसकी आमदनी बढ़ रही थी और मार्केट शेयर भी मजबूत था, लेकिन भीतर से उसकी संस्कृति और पहचान टूट रही थी। पहले जो ग्राहक वॉलमार्ट को सस्ती और भरोसेमंद चीज़ों के लिए पसंद करते थे, वही धीरे धीरे इसे एक बेमुखी, ठंडी और लालच भरी कंपनी के रूप में देखने लगे। संगठन का आंतरिक कंपास यानी दिशा सूचक खो गया था। विकास तो हुआ लेकिन असली मकसद पीछे छूट गया। ऐसा सिर्फ वॉलमार्ट के साथ नहीं होता बल्कि बहुत सी कंपनियां इसी जाल में फंस जाती हैं। जैसे जैसे संगठन बड़ा होता है उस पर कई तरह के दबाव बढ़ते हैं। निवेशकों की उम्मीदें, तिमाही रिपोर्ट्स, नए प्रतियोगियों की चुनौती, और ऐसे में नेता अक्सर लंबी अवधि के मकसद को छोड़कर छोटी अवधि की जीत पर ध्यान देने लगते हैं। यही वह जगह है जहाँ क्यों धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। अगर कोई कंपनी इसे संभालने के लिए सजग प्रयास ना करे तो समय के साथ उसकी पहचान मिट सकती है। फिर से पटरी पर लौटने के लिए सिर्फ नया मिशन स्टेटमेंट बना देना काफ़ी नहीं होता। कागज़ पर लिखी पंक्तियाँ संगठन की आत्मा को वापस नहीं लाती। इसके लिए ज़रूरी है कि कंपनी उन्हीं मूल्यों और विश्वासों की तरह लौटे जिनके दम पर उसने शुरुआत की थी, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि नेता उन मूल्यों को फैसलों में उतारें, चाहे रास्ता कठिन हो या थोड़ा धीमा। असली क्यों को एक फिल्टर की तरह काम करना चाहिए जो यह तय करे कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, और दुनिया के सामने कंपनी को किस तरह पेश करना है। यह भी याद रखना चाहिए कि क्यों का खोना हमेशा किसी बड़े हादसे की तरह अचानक नहीं होता। यह धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। एक गलत नियुक्ति,
एक ऐसा विज्ञापन जो उद्देश्य से ज़्यादा मुनाफे पर जोर दे, या एक ऐसा फैसला जिसमें कर्मचारियों की भलाई को दरकिनार कर दिया जाए। ये छोटी चूकें समय के साथ जुड़कर एक बड़ी समस्या बना देती हैं। संकेत शुरुआत में हल्के होते हैं, लेकिन नतीजे भारी साबित होते हैं। और जब तक लोग समझते हैं, तब तक संगठन की आत्मा पहले जैसे नहीं रहती। असल में किसी कंपनी की असली ताकत सिर्फ उसके उत्पाद, सेवाओं या मुनाफे में नहीं होती। उसकी असली ताकत उस क्यों में होती है जिसके दम पर वह पैदा हुई है। अगर वही धुंधला पड़ जाए तो चाहे कितनी भी बड़ी सफलता दिखे, भीतर से संगठन खोखला होने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर संस्था, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, बार बार अपने आप से यह सवाल पूछे, हम यह सब किस लिए कर रहे हैं। अगर यह जवाब साफ और जीवित रहे तो संगठन लंबे समय तक मजबूत खड़ा रह सकता है। अध्याय 9, द स्लेरी टेस्ट, फिल्टरिंग बाय बिलीफ। स्लेरी टेस्ट यानी अजवाइन प्रशिक्षण एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरे अर्थ वाला रूपक है। सोचिए, आप एक किराने की दुकान पर गए। आपके अलग अलग दोस्तों ने आपको अलग अलग सलाह दी। कोई कहता है अजवाइन लो, कोई कहता है कुकीज़ अच्छी रहेगी, कोई चावल का दूध लेने को कहता है, और कोई M&M चॉकलेट। आपको समझ नहीं आता कि सही चुनाव क्या है, तो आप सब कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले लेते हैं। जब आप कैश काउंटर से निकलते हैं तो आपके पीछे खड़ा व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि आप किस तरह के इंसान हैं या आप किस पर विश्वास करते हैं। आपके चुनाव गैर अस्पष्ट हैं। अब इसकी जगह यह कल्पना करें कि आपको पहले से ही साफ पता है कि आपका मकसद और आपके मूल्य स्वास्थ्य और फिटनेस पर आधारित है। तब आप बिना झिझक कुकीज़ और चॉकलेट छोड़ देंगे और सिर्फ अजवाइन और चावल का दूध लेंगे। आपने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन आपके चुनाव अपने आप यह कहानी बता देते हैं कि आप किस तरह की सोच रखते हैं। यही स्लेरी टेस्ट का असली मतलब है। अपने हर छोटे बड़े फैसले को अपने क्यों यानी असली विश्वास और उद्देश्य से फिल्टर करना। यह केवल बड़ी रणनीतियों तक सीमित नहीं है, यह रोज़मर्रा के छोटे छोटे चुनाव पर भी लागू होता है। किसी कंपनी की असली छवि उसके बड़े विज्ञापन अभियानों से नहीं, बल्कि उन छोटे फैसलों से बनती है जो लोग रोज़ देखते हैं और महसूस करते हैं। जैसे कोई ब्रांड अपने कर्मचारियों से कैसे पेश आता है, कौन सी साझेदारी चुनता है, किस मौके को स्वीकार करता है और किसे छोड़ देता है। जब ये फैसले लगातार उस क्यों के अनुरूप होते हैं, तब संगठन के बारे में एक भरोसेमंद तस्वीर बनती है। समस्या तब आती है जब किसी कंपनी के पास उद्देश्य की स्पष्टता नहीं होती, तो वह हर दिशा में भागने लगती है। कभी किसी नए ट्रेंड के पीछे दौड़ती है, कभी किसी प्रतियोगियों की नकल करती है, तो कभी ऐसे उत्पाद लॉन्च करती है जिनका उसके मूल्य विश्वास से कोई लेना देना नहीं होता। नतीजा यह होता है कि ग्राहकों को भ्रमित संदेश मिलते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि यह कंपनी किस बात पर खड़ी है। कर्मचारी भी दिशा खो देते हैं और उनका फोकस बिखर जाता है। नेताओं की स्थिति और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वे सोच समझकर योजना बनाने की जगह केवल प्रतिक्रियात्मक फैसले लेने लगते हैं। अस्पष्टता इस सब को बदल सकती है। जब क्यों मजबूत होता है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। आपको हर बार शून्य से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक सवाल पूछना होता है, क्या यह काम हमारे असली विश्वास के अनुरूप है? अगर जवाब हाँ है तो आप आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं तो चाहे मौका कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे, आप मना कर देंगे। यह अनुशासन आसान नहीं है, लेकिन यही असली ताकत है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि इस तरह फिल्टर करने से कंपनी के पास विकल्प सीमित हो जाएंगे या नवाचार रुक जाएगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। असली क्यों नवाचार को रोकता नहीं, बल्कि उसका सही मार्गदर्शन करता है। उदाहरण के लिए नाइकी का मकसद है हर एथलीट को प्रेरित करना और सक्षम बनाना। यह मकसद उन्हें यह तो नहीं बताता कि किस रंग का जूता बनाना है, लेकिन यह जरूर तय करने में मदद करता है कि कौन सा अभियान सही रहेगा, किस साझेदारी से ब्रांड को मजबूती मिलेगी और कौन से उत्पाद उनकी सोच के विपरीत होंगे। इस तरह क्यों एक फिल्टर है, कोई सख्त स्क्रिप्ट नहीं। सैलरी टेस्ट एक और चीज़ की रक्षा करता है, प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी। यह संगठनों को ऐसे विचारों से बचाता है
जो भले ही मुनाफा दे सकते हैं लेकिन उद्देश्य से मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए कोई कंपनी जो सेहत और प्राकृतिक जीवन शैली को बढ़ावा देती है, अगर अचानक शक्कर भरे पेय बनाना शुरू कर दे तो शायद उसे तुरंत पैसा मिल जाए, लेकिन लंबे समय में उसकी छवि और भरोसा टूट जाएगा। इसलिए सही संगठन वही हैं जो ऐसे मौक़ों को ठुकरा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका असली मकसद कहीं ज़्यादा अहम है। यह रास्ता मुश्किल है जब बड़े मौके सामने हों और शेयर बाजार या निवेशक दबाव डाल रहे हों, तब अपने क्यों के प्रति सच्चे रहना बहुत साहस मांगता है। लेकिन जो संगठन यह अनुशासन रखते हैं कि वे लंबे समय तक मजबूत खड़े रहते हैं, लोग नोटिस करते हैं कि आप जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें एक रूपता है, और यह भरोसा बार बार के विज्ञापनों या ऑफर से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली साबित होता है। आखिर में सैलरी टेस्ट केवल ब्रांडिंग की बात नहीं करता, यह ईमानदारी की बात करता है। यह याद दिलाता है कि स्पष्टता ज़्यादा काम करने से नहीं आती, बल्कि सही चुनाव करने से आती है। आपके चुनाव, चाहे वे बड़े हों या छोटे, आपके बारे में कहानी कहते हैं। जब आपकी टोकरी में वही चीज़ें हों जो आपके विश्वास को दर्शाती हैं, तब दुनिया को यह समझने में देर नहीं लगती कि आप क्या करते हैं, बल्कि यह भी साफ हो जाता है कि आप कौन हैं। अध्याय 10, निष्कर्ष। क्यों से शुरुआत करना सिर्फ एक मार्केटिंग रणनीति या कोई मैनेजमेंट तकनीक नहीं है, बल्कि यह सोचने और जीने का तरीका है। यही वह चीज़ है जो यह फ़र्क पैदा करती है कि कौन सा संगठन समय और हालात बदलने पर भी मजबूत खड़ा रहता है और कौन सा संगठन कुछ ही सालों में कमज़ोर पड़ जाता है। जब किसी इंसान या संगठन के पास स्पष्ट उद्देश्य होता है तो वही उद्देश्य उन्हें मजबूती और लचीलापन देता है। वही उद्देश्य उन्हें सही लोगों तक पहुंचाता है, सही फैसले लेने की ताकत देता है और ऐसी वफादारी बनाता है जिसे पैसे या इनाम से खरीदा नहीं जा सकता। महान नेता और बड़ी कंपनियां अपने क्यों को समझने के लिए संकट का इंतज़ार नहीं करती। वे हर काम, हर फैसले और हर योजना में अपने मकसद को शामिल करती हैं। उनके लिए क्यों कोई अलग हिस्सा नहीं होता, बल्कि हर चीज़ का आधार होता है। जब क्यों साफ होता है तो संगठन की दृष्टि, उसकी संस्कृति और उसकी रणनीति सब एक दिशा में काम करने लगते हैं। यह तीनों परतें मिलकर एक मजबूत और अस्थायी ढांचा बनाती है। लेकिन यह मान लेना गलत होगा कि क्यों अपने आप हमेशा साफ रहेगा। असलियत यह है कि उद्देश्य को लगातार मजबूत करना पड़ता है। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में, जहां हर किसी को तुरंत नतीजे चाहिए और जहां लोग दिखावे और अल्पकालिक जीत पर ध्यान देते हैं, वहां अपने असली मकसद से भटक जाना बहुत आसान है। इसलिए ज़रूरी है कि बीच बीच में रुक कर सोचा जाए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों। यही वह सवाल है जिसे हर व्यक्ति और हर संगठन को खुद से पूछना चाहिए। हमारा क्यों क्या है? कौन सा विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है? और क्या हमारा काम और हमारे फैसले उसी विश्वास पर टिके हुए हैं? और सबसे अहम सवाल यह है कि अगर कोई आपकी टीम से, आपके ग्राहक से या आपके सहयोगी से पूछे कि आप किस चीज़ में विश्वास करते हैं, तो क्या उनका जवाब आपके जवाब से मेल खाएगा? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपका क्यों केवल आपके दिमाग में नहीं है, बल्कि आपकी संस्कृति में गहराई में बसा हुआ है। लेकिन सिर्फ विश्वास होना काफ़ी नहीं है। सवाल यह भी है कि आपके काम उस विश्वास के अनुरूप हैं। क्या आपके द्वारा बनाए गए उत्पाद, आपकी बैठकों का तरीका, आपके द्वारा चुने गए लक्ष्य, सब कुछ उस क्यों को दर्शाते हैं? या फिर दबाव, आदतें और छोटी छोटी सुविधाएं आपको असली रास्ते से हटा रही हैं? यही वह जगह है जहां ईमानदारी की ज़रूरत होती है। कभी कभी एक आकर्षक अवसर भी ठुकराना पड़ता है अगर वह आपके उद्देश्य से मेल नहीं खाता। अपने क्यों को परिभाषित करना पहला कदम है, लेकिन असली फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप इसके साथ क्यों करते हैं, क्या करते हैं। इसे सिर्फ एक नारे के रूप में मत लिखिए, इसे एक विश्वास के रूप में लिखिए। ऐसा विश्वास जिसे आप अपने काम, अपने जीवन और अपने नेतृत्व में जीते हों। इसे दूसरों से साझा कीजिए। हर बड़े और छोटे फैसले के समय इसे एक लेंस की तरह इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई योजना आपके क्यों से मेल नहीं खाती,
तो उसे मत अपनाइए। अगर कोई नया व्यक्ति आपकी टीम में आते समय आपके मूल्यों को साझा नहीं करता, तो धैर्य रखकर सही व्यक्ति का इंतज़ार कीजिए। धीरे धीरे जब आपकी संस्कृति, आपके फैसले और आपका संचार एक ही विश्वास को दर्शाने लगते हैं, तो स्पष्टता और भरोसा अपने आप मजबूत हो जाता है। यहाँ यह बात समझना भी ज़रूरी है कि उद्देश्य का होना यह गारंटी नहीं देता कि सब आसान होगा। यह कोई शॉर्टकट नहीं है और ना ही यह तुरंत सफलता दिलाता है। हाँ, यह कुछ और ज़्यादा गहरा और अस्थायी ज़रूर देता है, और वह है अर्थ। लोग अपने काम और अपनी ज़िंदगी में यही अर्थ ढूंढते हैं, चाहे वे कर्मचारी हों, ग्राहक हों या आपके साथ चलने वाले साथी। याद रखिए, लोग केवल उत्पाद नहीं खरीदते, वे विश्वास खरीदते हैं। लोग केवल वेतन के लिए काम नहीं करते, वे उस मकसद के लिए काम करते हैं जिसमें उन्हें यकीन हो। और जब उद्देश्य स्पष्ट और जीवित होता है, तो लोग सिर्फ जुड़ते ही नहीं बल्कि समर्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि कुछ कंपनियां और नेता केवल सफलता तक सीमित नहीं रहते, बल्कि एक आंदोलन खड़ा कर देते हैं। तो सवाल यह है कि आप अपने जीवन और अपने काम को किस दिशा में ले जा रहे हैं। चाहे आप एक टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, या कोई नया उत्पाद बना रहे हों, या अपने जीवन का रास्ता चुन रहे हों, हमेशा क्यों से शुरुआत कीजिए। इसे साफ साफ दूसरों तक पहुंचाइए, इसे पूरी ईमानदारी से सुरक्षित रखिए, और सबसे बढ़कर इसे हर दिन जीने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप उद्देश्य के साथ नेतृत्व करते हैं, तो आप केवल नतीजे नहीं बदलते, बल्कि लोगों की भावनाओं को बदलते हैं, उनके सोचने और जीने के तरीके को बदलते हैं। और यही असली बदलाव, यही वह बीज है जिससे आंदोलन पनपते हैं, और वही बीज है जो किसी साधारण विचार को हमेशा के लिए जिंदा कर देते हैं। तो दोस्तों, सामने सीने की स्टार्ट विद वाई हमें यह याद दिलाती है कि असली ताकत हमारे क्यों को पहचानने और उसे जीने में है। जब आपका मकसद साफ होता है, तो लोग सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते,